नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कहने में हर्ज क्या है। साथियों, किसी भी विषय को मेरा ये मानना है, कहने का एक बहुत अच्छा माध्यम कहानियां हो सकती हैं। साथियों, कहानियां हमें बचपन से ही लुभाती है। कहानियां हमें संदेश देती है। कहानियां हमें बहुत सारे मकसद देती है। कहानियां हमें सीखने का मौका देती है। कहानियां हमें दादी नानियों के साथ कनेक्ट होने का अवसर देती है। साथियों, आज हमने ऐसा ही कुछ आपके सामने लेकर आए। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ क्लू देना चाहती हूँ, और इस क्लू से आप समझिएगा कि ये कहानी किसके बारे में मैं कहने जा रही हूँ। साथियों, ध्यान से सुनिएगा। एक पुत्र ने अपने पिता को पत्र लिखा। पिताजी, व्यवसाय को चुनने का आधार क्या होना चाहिए? ठीक उसके बाद आगे वो खुद लिखते हैं, वो बालक, व्यवसाय को चुनने में मानवता को केंद्र में रखना चाहिए। शब्द याद रखिएगा, मानवता। इस कहानी के केंद्र में मानवता बहुत महत्वपूर्ण होगा, और आप सबको भी ये कहानी एक मानवता का संदेश देकर जाएगी। तो मेरे कुछ साथी समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ, किसके बारे में कहानी सुनाने जा रही हूँ। नहीं समझ में आया तो दूसरा क्लू आपको मैं देती हूँ। इतिहास राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं होता है। ध्यान दीजिए, इतिहास राजा महाराजाओं का नहीं होता है। इतिहास आम जन से बनता है। किसने कहा होगा आम जन की बात? अब तो मुझे लगता है आप लोग को जरूर पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने जा रही हूँ, किसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। नहीं समझ में आया? चलिए, आपकी मुश्किल बड़ी आसान कर देती हूँ। इससे तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। उठो मजदूरों, उठो मजदूरों, एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए सिवाय दासता के जंजीरों के और कुछ भी नहीं है। समझ गए ना दोस्तों, मैं किसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ? बिल्कुल सही समझा, कार्ल हेनरिक मार्क्स, जिसका पूरा आधार मानवता रहा। इस कार्ल हेनरिक मार्क्स, जिसे हम बहुत समाजवाद के नाम से जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं। समाजवाद और कार्ल मार्क्स एक पर्याय है। ऐसे समाजवादी, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, सामाजिक चिंतक, वैज्ञानिक समाजवादी और पत्रकार का जन्म जर्मनी में हुआ। साथियों, जर्मनी से मुझे याद आता है, चाहे वो आज का जर्मनी हो या रनीशा से लेकर अब तक का जर्मनी, साहित्य, दर्शन और आज तकनीकी का वो बड़ा केंद्र रहा है। ऐसे संपन्न राज्य में, देश में, कार्ल मार्क्स का 1818 5 मई को राइन प्रांत में, तत्कालीन जर्मनी जिसको हम प्रशा कहते हैं, ट्रियर नगर में होगा। डेट याद रखिएगा, 1818। मैं इसको क्यों हाईलाइट कर रही हूँ, या मैं इसको आपको क्यों बताना चाह रही हूँ? 1818 में अगर आप ध्यान देंगे तो उस समय की सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक परिस्थितियां, देशों की परिस्थितियां, दो महत्वपूर्ण चीजें उस समय चल रही थी। फ्रांस 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व,
इसका प्रभाव समाज में पूरी तरह से देखने को मिलने लगा था। दूसरा, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत। लोग गांव से शहरों की ओर प्रवास कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे, और वहां पे एक बहुत बड़ा वर्ग श्रमिकों का इकट्ठा होते जा रहा था। उत्पादन के साधन बदल रहे थे, उत्पादन के साधन बदलते हैं तो संबंध बदल रहे थे। श्रमिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो शहरों की ओर प्रवास पे जा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में जब इनका विकास होगा या जब ये बड़े होंगे, तो आप खुद सोचिए कि उन परिस्थितियों का प्रभाव उन पर पड़ेगा। इस कहानी में एक खास बात आपको और बता दूं मैं। वो खास बात क्या है? ये एक जूइश फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन 1824 में इनका परिवार क्रिश्चियनिटी की ओर चले गया या क्रिश्चियनिटी को अपना लिया। कारण आप इतिहास में जाके खुद खोज लीजिए, मैं नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है। अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है एज यूजुअल उनके अपने शहर में हुई, ट्रियर में हुई। फिर ये थोड़े बड़े हुए, कानून की पढ़ाई के लिए ये बोन विश्वविद्यालय चले गए। और जब एक परिपक्व उम्र के साथ जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, युवा होता है, तो किसी के विचारों का उस पर गहरा प्रभाव जरूर पड़ता है, चाहे वो परिस्थितियां हो, चाहे वो व्यक्ति। जब ये कानून की पढ़ाई करने के लिए गए, तो इसके बाद इन्होंने जैना विश्वविद्यालय में भी किया। साहित्य, अर्थ और दर्शन के साथ इन्होंने पढ़ाई की। ध्यान दीजिएगा, अर्थ और दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आगे चल के। और उस समय वो अपने प्रोफेसर हीगल के बहुत ज्यादा प्रभाव में रहे और बहुत प्रभावित थे, और उन पर हम ये कहें तो कोई दो मत नहीं होगा कि वो हीगल के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। लेटर ऑन लेकिन फर्दर उन्होंने उस पर उनके विचारों से असहमति दिखाते हुए काफी आलोचनात्मक लेख भी लिखे। वो आगे चलकर मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी। कानून की पढ़ाई के बाद इन्होंने पीएचडी किया, और पीएचडी का टॉपिक भी कुछ ऐसा था, एपिक्यूरस और डेमोक्रेटिस। कहीं ना कहीं वो जो बालक मार्क्स था ना, वो बालक मार्क्स का लिखा हुआ पत्र जो आपको मैंने पहले बताया था, याद आया? हाँ, उसमें लिखा था कि व्यवसायों का चुनाव मानवता को केंद्र में रखकर करना चाहिए। तो बस ये प्रभाव उनका दिखना शुरू हो गया। पीएचडी आप उनकी देखिए, और जाकर आप इतिहास पढ़िए, अर्थ पढ़िए, तो आपको समझ में आ जाएगा इस कहानी में मैं ऐसा बार बार क्यों कह रही हूँ। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएचडी के बाद इन्होंने पत्रकारिता के पेशे को अपनाया। कहीं पत्रकारिता भी हम कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जो सब कुछ सच दिखाता है, जो समाज को आईना दिखाता है। और जर्मनी पत्रिका राइनिश ज़ाइटुंग का इन्होंने संपादन करना शुरू किया, लेख लिखे। और इनके शुरुआती लेख अगर मैं कहूँ 1842 से ये 43 में जाके फ्रांस में चले गए, फ्रांजीसो पे किया इन्होंने संपादन का काम। और इन्होंने हीगल के दर्शन पर आलोचनात्मक लेख लगातार लिखे। उस समय की तत्कालीन सत्ता या सत्ता की असहमति के कारण इन्हें देश निकाला मिल गया फ्रांस से, और ये चले गए उसके बाद ब्रुसेल्स। लेकिन अपनी लेखनी को इन्होंने और अपने विचारों को इन्होंने लोगों के बीच पहुंचाने का पुरजोर प्रयास किया, उससे नहीं रुका। जब उसे नहीं रोका तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ नतीजा कि ब्रुसेल्स से भी उन्हें देश निकाला, जर्मनी आए। जो पत्रिका राइनिश ज़ाइटुंग उन्होंने चालू की थी, बंद हो गई थी, शायद आपको बताना मैं भूल गई, वो बंद हो गई थी। फिर उन्होंने उसको शुरू किया, लगातार लिखते गए, अपने विचारों के साथ जन को कनेक्ट करते गए। जन पे उनका बड़ा गहरा प्रभाव। इस बीच 1844 में उनकी शादी हो गई। लिखना उनका बंद नहीं हुआ, विचार उनके बंद नहीं हुए, लोगों से कनेक्ट होना उनका बंद नहीं हुआ।
अब कहानी में एक नया मोड़ मैं आपको सुनाती हूँ। कहानी में नया मोड़ यह है, हुआ यूं, एक व्यक्ति उनको मिला, नाम आप पहचान गए, फ्रेडरिक एंगल्स। क्या दोस्ती जनाब। उस एंगल्स के साथ ऐसा जुड़े कि ता जिंदगी उस एंगल्स के साथ लेखनी में जुड़े रहे और दोस्ती में जुड़े रहे। और इसी का कमाल 1848 में दोनों ने मिलके, इसका नाम तो आपको जरूर पता होगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुई। और वो जो पहला वाला मैंने आपको डायलॉग सुनाया था ना, जिसमें कहा था कि आप कहानी में कौन सी सुनाने जाने वाली हूं, आप याद करिए कि उठो मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए सिवाय दासता के जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है। तो वो जो साथ चला वो चलते रहा। अब भैया क्या हुआ, हुआ यूं कि अब जर्मनी में भी कुछ ऐसा हुआ, वहां से देश निकाला। ये जितनी मानवता की बात करते, जितनी ये वंचित वर्ग की बात करते, उतने देशों से मुझे लगता है देशों को समस्या हुई, देशों को डर पैदा हुआ और वो चले गए। अब गए ब्रिटेन, वहां पे भी मजदूरों को एकत्रित करना शुरू किया। संयोग से वो उस तरह से एकत्रित नहीं हुए और उन्होंने एक मजदूरों के लिए कम्युनिस्ट लीग करके बनाने शुरू की, पर भैया रुके नहीं। इस बीच 1859 में उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी और उस विचारों को पूरी तरह से, मैं कहूं अगर अरेंज करे या श्रृंखलाबद्ध किए, दोनों ने, दोस्ती आप मत बोलिएगा, दोनों ने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब जो श्रमिकों की गीता कही जाए तो कोई दो राय नहीं है। नाम आपको पता है, दास कैपिटल, जानते हो ना, दास कैपिटल। 4 वॉल्यूम में, 4 वॉल्यूम लिखी गई 1867 से लगातार, और वॉल्यूम, कुछ वॉल्यूम उनकी मौत के बाद प्रकाशित, लेकिन विचार नहीं रुके। मलाला यूसुफजई क्या कहती है कि कलम जो है वो एक तलवार का काम करती है, कलम में ये ताकत है, ये उन्होंने दिखाया। दोस्तों पता है तुम्हें, 1883 में घनघोर गरीबी में उनकी मृत्यु हुई। घनघोर गरीबी, पर वो फकीर योद्धा, वो मानवता, उसको केंद्र में रखे अपनी कलम चलाते रहा, लेखनी उसकी बंद नहीं। और ऐसे ही व्यक्ति, उन्होंने कहा था ना, इतिहास राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, इतिहास आम जन से बनता है। और ये आम जन में हमारा कार्ल मार्क्स भी है, हमारे कार्ल मार्क्स भी है। समझे कितनी अच्छी कहानी। सोचिए, एक साधारण व्यक्ति, एक 14 साल का बच्चा, उसने मानवता को केंद्र में रखकर कार्य करना शुरू किया, और एक कलम और विचारों के साथ। साथियों, अगर मैं कहूं कि उनके मृत्यु के बाद वो ज्यादा अमर, मृत्यु के बाद वो अमर हो गए, कोई दो नहीं, अपने विचारों के माध्यम से। वो कोई राजा महाराजा नहीं थे, वो कोई शासक नहीं थे। और इतिहास उठा के पढ़ लो आप लोग, कहानी की जितनी बातें मैं आपको कह रही हूँ, 19वीं सदी के मध्य तक तो मैं ये कहूँ पूरे विश्व का की बहुत बड़ी जनता, बहुत बड़ा भाग उनके समाजवाद से प्रेरित था। बहुत सारे देश, मौत से तो चीन आपने नाम सुना है, लेनिन आपने नाम सुना है, रशिया, इनफैक्ट मैं कहूँ भारत में नेहरू जी, सब उनके विचारों से प्रभावित। समाजवादी राज्य, समाजवादी गणराज्य। और हमारे भारत के संविधान में देखिए आप क्या शब्द लिखा हुआ है,
आप समझ जाएंगे पहला सेंटेंस, समाजवाद। ठीक है साथियों, वो समाजवाद आज वैसा नहीं रहा, वो रशिया आज वैसा नहीं रहा, और वो चाइना समाजवाद के नाम पर वैसा नहीं है। पूंजीवाद के घनघोर विरोधी थे, लेकिन आज हमें बहुत सभी समाजों में पूंजीवाद वर्चस्व लेते हुए दिखाई दे रहा है। बावजूद उनके विचार आज भी हमें कहीं प्रासंगिक दिखते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, उनके 200वीं जन्म जयंती पर मेरे पास एक न्यूज़ है, लंदन BBC हिंदी न्यूज़। इसमें उनके बहुत सारे फॉलोअर्स, उन पे काम करने वाले लोग क्या कहते हैं, आइए ये सुन लेते हैं थोड़ा सा। जर्मन इतिहासकार अल्ब्रेक्ट के अनुसार उनका विचार था कि पूंजीवाद पूरी तरह से खत्म होने तक ऐसा ही होता रहेगा, तभी समाजवाद आएगा। बहुत बार जो वित्तीय संकट आता है ना साथियों, वो वित्तीय संकट के समय जरूर लगता है कि पूंजीवाद ऐसे ही पनपा होगा। ये अगली कहानियों में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि पूंजीवाद कैसे पनपा, पूंजीवाद कितना घातक होता है, और आप उसको अपने वर्तमान से कनेक्ट कर सकोगे। इसके साथ ही उनका एक विश्लेषण मैं देख रही थी, ब्रिटिश मैगजीन द इकोनॉमिस्ट में आया हुआ है उनकी 200वीं जन्म जयंती पर। 2 दशकों में अमेरिका जैसे देशों में मजदूरों का वेतन स्थिर हो गया है। बात देखिए बड़ी महत्वपूर्ण है, जबकि अधिकारियों के वेतन में 40 से 110 गुने की वृद्धि हुई है। इसी तरह मार्क्स के जीवनी लेखक ब्रिटेन के फ्रांसीसी विहिन कहते हैं, पूंजीवाद अपनी कब्र खुद खोदता है। मार्क्स की ये बात गलत है, ये आलोचक है, बल्कि इससे उलट ही हुआ है। साम्यवाद खत्म हुआ तो दूसरी तरफ पूंजीवाद सर्वव्यापी हुआ। ठीक है, उसके आगे ये भी लिखते हैं, भले ही मार्क्स अपनी भविष्यवाणी में असफल हो गए हैं, पूंजीवाद के वैश्वीकरण की आलोचना करने में उन्होंने जरा भी गलती नहीं की। बावजूद इसके ग्लोबलाइजेशन जैसे समय में हमें बार बार मार्क्सवाद और समाजवाद का जिक्र करना पड़ता है, और यह जिक्र अपने आप आता है, सहज में आता है। साथियों, इसके साथ ही मेरी ये कहानी मार्क्स की यहाँ पर समाप्त होती है। समाप्त नहीं कहूँगी, आगे मैं आपके साथ निरंतर मिलते रहूँगी और बहुत सारी कहानियों के साथ हम अपने विचार साझा करेंगे, अपने विषय के विचार साझा करेंगे, और एक मनोरंजक तरीके से हम अपने विषय की समझ बढ़ाएंगे। धन्यवाद।